आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। ये शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। लो भाई, आ गया शनिवार। ये लो जी, आज की शनिवार की खीटर पीटर करने के लिए आ गई है गुलफाम की गलियों में आपकी मंडराती हुई भूतनाथ जैसे आपकी प्यारी आरजे अनुष्का, ओनली ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। खुशियों भरा पल होगा जब वीकेंड शुरू हो जाता है तो कुछ अलग ही माहौल बन जाता है। और भाई शनिवार की चाय तैयार है, बाहर बेर रही बहुत ही ठंडी ठंडी बाहर है। जल्दी से उठ जाइए क्योंकि हमको बस आप ही का तो इंतजार है। और इस इंतजार को हम खत्म कैसे करेंगे जब तक आप हमारी बात सुनेंगे नहीं। कहते ना, ओए यार छोटू मेरी चाय दे दे यार, चाय मत लेकर जा। ओए छोटू सुनना, मेरा थोड़ा बूट पॉलिश कर दे, बूट ऐसे वैसे रह गया है। ओ गॉड, आज का अखबार नहीं आया और ये छोटू नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ पे है ये। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ, राइट? ये छोटू की दुनिया देखिए ना जरा, आपके मोहल्ले में आसपास से कहीं आवाज तो नहीं आ रही है? साउंड्स इनसेन। वेल, इट्स 12th जून एंड इट्स अ वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। अगर आपसे भी एक दरख्वास्त करूँगी, आप भी कई बार बाहर निकले होंगे, ट्रैफिक में फंसे होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे मिले होंगे, कॉलेज जाते समय कुछ ऐसे बच्चे मिले होंगे जिसको देखकर आपको लगता होगा भाई इसके ऊपर थोड़ा सा तरस दे देते हैं। तो अगर कभी भी ऐसे कोई बच्चे मिलते हैं तो उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना। ऐसे बच्चों के साथ में अपना टाइम, अपना मनी ज़रूर स्पेंड करना और सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना कि हमें इन लोगों के साथ बात करते समय किस तरीके से बात करनी है और क्या बात करनी है। ऐसे कई सारे एनजीओ हैं जो चाइल्ड लेबर के लिए बहुत सारी मुहिम चलाते हैं, तो उनके साथ मिल जाइए, हाथ से हाथ जोड़िए और अवेयरनेस फैलाने में उनकी भी मदद कीजिए। और एक ऐसी चीज़ जो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जब हम कॉलेज डेज में थे तो कई ऐसे बच्चे रहते थे जो एक प्लेट में भगवान की मूर्ति या भगवान की कुछ फ़ोटोज़ रख के पैसे डालकर हमसे पैसे पूछते थे। लेकिन हम उन लोगों को इग्नोर करने की बजाय उनके ही साथ में थोड़ी बहुत गपशप कर लेते थे, क्योंकि कॉलेज ख़त्म था, बस का इंतज़ार रहता था। तो वो बस के इंतज़ार में उन बच्चों के साथ में टाइम हमारा निकल ही जाता था। और इसके साथ साथ में उनको कुछ हम खाने के लिए फ्रूट्स दे देते थे, या साइड में कुछ आइसक्रीम रहती थी, सैंडविचेस रहते थे, वो ज़रूर उनके साथ में शेयर करते थे। भाई स्माइल तो आती थी, पेट भी भरता था, लेकिन साथ में दुआ भी कमा लेते थे। तो अगर आपके साथ में कभी ऐसे कुछ किस्से हो जाते हैं या फिर अभी तक हुए नहीं हैं, ऐसे कुछ किस्से आते हैं, तो ज़रूर उनको इग्नोर करने के बजाय उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, 100 में से एक बच्चा ऐसा होता ही है जो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाता है। क्या पता आपके बात करने से कुछ ऐसी बात पता चल जाए जो उस बच्चे की कुछ किस्मत ही बदल दे। आज के दिन में ज़रूर ये मुहिम चलाइएगा, क्योंकि वॉट आई हैव डन आई हैव शेयर्ड विथ यू। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसे किस्से हुए हैं तो ज़रूर हमको शेयर कीजिए। कॉल कीजिए 7277990088 पर, 7277990088 पर। हम यहीं हैं, कहीं जाएंगे नहीं, आपकी बात सुनेंगे भी और औरों को सुनाएंगे भी। वेल, हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा क्विज आपसे पूछ लेती हूँ। सवाल बस इतना सा है कि सोने की उस वस्तु का नाम क्या है जो सुनार की दुकान में कभी भी नहीं मिलती। सोने की उस वस्तु का नाम बताइए जो सुनार की दुकान में कहीं नहीं मिलती। सोचिए ना, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुनार की दुकान में मिलती नहीं है लेकिन सोने वाली है। भाई सोचते रहिए और बने रहिएगा। खुशी खुशी इस वीकेंड में बहुत सारी बातें करनी है हमारे साथ में, तो कहीं जाएगा मत। सुनिए प्यारा सा गाना। मैं हूँ आरजे अनुष्का, ऑन योर रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यार बाज हम चाल सा
कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा, हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी, पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से, थोड़ा बेताबी से, चुपके से खोले दिलों के ताले, जा देते उसको जहाँ देते, पाई माँ देते, जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना, एक बार होता है प्यार ये लाख बार कहला ले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। चालबाज भी है, दिलसाज भी है, लेकिन सवाल यही है कि हम दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। इंडिया वाले हैं, दिल वाले हैं। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि आज के दिन में हमको चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, इस दुनिया में इसको पूरी तरीके से जड़ से हटाना है, लेकिन आयरनी तो देखिए हमारे देश की। दूसरी तरफ हम ये भी बात करते हैं कि इंडिया को वोकल फॉर लोकल की ज़रूरत है, इंडिया को एक आत्मनिर्भर भारत बनने की बहुत ज़रूरत है, और इसी सिलसिले में ये पूरा भारत चलता आ रहा है। तो आज मैं आपके साथ में आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ 2 स्टोरी शेयर करती हूँ। 2 स्टोरी और 2 स्टेट। 2 स्टेट में एक आता है चाइना का नाम और एक आता है छत्तीसगढ़ का नाम। भाई चाइना का नाम लेके घबराइए मत, क्योंकि जब भी हम चाइना का नाम सुनते हैं तो हमें 2 ही बातें याद आती हैं। सबसे पहली बात आती है जो कोरोना, जो वहाँ से आया है, और दूसरी चीज़ होती है बॉयकॉट करना। बस इसी की तो मुहिम है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर कोई और कंट्री होती चाइना की जगह तो शायद अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए कुछ भी करती, लेकिन चाइना को क्या फ़र्क पड़ता है वो हमें पता नहीं। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हो या कोरोना हो, उसके बाद में अगर कोई एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया है तो उसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन। नहीं समझ में आया भाई? एक मेडिसिन है जो एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरियल पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ में ये भी सुनने में आया है कि ये वाला ड्रग कोरोना पेशेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं मददगार बनने के लिए आया है। और तभी तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस ड्रग, मतलब 50 मिलियन पिल्स यूएस को एक्सपोर्ट किए गए थे सिर्फ इंडिया से।
बट अनफॉर्चुनेटली एक बात ये है कि हमने चाइना का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये जो ड्रग है इसका जो एक लौता हम कहेंगे सोर्स है वो चाइना से है। लेकिन जैसे जैसे ये पैंडमिक शुरू हुआ है ना, वैसे वैसे चाइना की खबरदारी देखिए, इसके प्राइस टैग भी बहुत बढ़ा दिए। अब इसमें हम क्या करें, सब लोगों का यही सवाल था। और इंडिया हर चीज़ में जुगाड़ करना बहुत अच्छे से जानता है। भले ही लॉकडाउन था, कोरोना का समय चल रहा है और उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद की गई थी, बहुत सारे शॉप्स बंद किए गए थे, लेकिन इसके साथ साथ में इस खोटे समय में भी, जो हम कहते हैं ना कि खोटे सिक्के भी कभी कभी काम आ जाते हैं, तो इस खोटे समय को भी बहुत अच्छे से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ने, वो भी भारत में इस तरीके से कि उन्होंने इस काम को चलाने के लिए हर दिन 4,50,000 किट्स पर डे इस तरीके से मैन्युफैक्चर कर दिया कि हमारे इंडिया का नाम सेकंड नंबर पे, सेकंड रैंक पे आ गया। एंड इट हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई किट। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो कोरोना के जो डॉक्टर्स रहते हैं या फिर जो कोरोना ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, वो वाले किट को प्रोड्यूस करने का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात हो गई थी छत्तीसगढ़ की, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना बढ़ा तो छत्तीसगढ़ की जितनी भी महिलाओं थी, सबका एक ही कंसर्न था कि हम ऐसा क्या करें जो हम देश को दें। तो ऐसे में जो ट्राइबल्स लोग थे वहाँ पे, वो लोग महुआ, एक प्लांट रहता है, वो महुआ से अल्कोहल बनाते थे। देसी शराब रहती है जो हर दिन की थकान के बाद थोड़ा बहुत पी लिया जाता था, लेकिन उन्होंने उसी महुआ का यूज़ करके दारू बनाने की बजाय उसी को हैंड सैनिटाइज़र के रूप में बनाना शुरू कर दिया। सोचिए ना, जहाँ पे अपना भारत स्ट्रगल कर रहा था कि सैनिटाइज़र को कैसे भी एक्सपोर्ट किया जाए, इंपोर्ट किया जाए, वहाँ पे छत्तीसगढ़ की इन महिलाओं ने अपना एक कदम रखा कि हम क्या कर सकते हैं कि चक्कर से बाहर निकले, और हैंड सैनिटाइज़र हम सभी को प्रोवाइड किया। भाई ये सिर्फ 2 कहानी हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर करी। इंडिया को तो हम सभी जानते हैं अभी बहुत सारे खिताब दर्ज करने हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ये हम सभी को पता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्किल्ड लेबर की कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारे पास में छुपे हुए, ऐसे छुपे रुस्तम, अनटैप्ड पोटेंशियल बहुत सारे हैं अपने इंडिया में। एक कहावत मुझे याद आ रही है जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी बड़ी चीज़, मतलब ग्रेट हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑलवेज हैपेंस आफ्टर अ मेजर डिजास्टर्स। कुछ बड़े तूफान आता है ना, तभी कुछ अलग कारनामे हो जाते हैं। हम सभी या फिर ये जो पूरी दुनिया है वो कहीं ना कहीं जानता है, ये ट्राइबल पीपल हो, भारतीय सरकार हो या बाहरी देश हो, ये सब चीज़ें समझ चुके हैं कि चाइना का जो ऑल्टरनेटिव है वो इंडिया कहीं ना कहीं बन सकता है। तो बस यही चीज़ की जो मुहिम चल रही है, उसमें हमको सिर्फ इस चीज़ का कदम उठाना है कि हम अपने आप से जो सवाल पूछते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम क्या करें, जब आप ये अपने आप से पूछेंगे तो रास्ते आपको अपने आप मिलेंगे। क्योंकि जब हम अपने आप से पूछते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, देन ओनली वी विल रियलाइज कि एक्चुअली व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो भाई देरी किए बिना आगे बढ़िए, सोचिए इस आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में हम कैसे जुड़ सकते हैं। तब तक सुनते रहिएगा गुलफाम की गलियों में विद मी आरजे अनुष्का ऑन रेडियो मंजीरा, हर पल खुशियों भरा। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए। लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ये लो जी, वापस आ गई मैं। बहुत ही सुंदर गाना था, कल हो ना हो। और इसी गाने के बाद में धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं गुलफाम की गलियों में, कि वो गली जिसका नाम है ईट स्ट्रीट। वैसे एक बात बताओ, ताश के पत्तों में जैक तो बहुत अच्छी सी बाजी पलट देता है, लेकिन जब खाने की बात हो तो खाने में भी बाजी पलटने में, जिंदगी की जो रुकी सुखी बाजी रहती है ना, उसको पलटने में जैक फ्रूट का भी बहुत ही अलग नाम है। क्योंकि हम इसको ना ये कह सकते हैं कि भौकाल है, क्योंकि इतने सारे इसमें गुण हैं कि अगर एक हो तो मैं बताऊं, ऐसा लगता है ना कि पूरा का पूरा चलता फिरता पैकेज है ये जैक फ्रूट। समझ में नहीं आया? जैक फ्रूट बाबा, जैक फ्रूट मतलब कटहल, जो आप खाते भी होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है खाने खाने में नाम हम भूल जाते हैं। और यही एक सुपर फूड है जो आज ईट स्ट्रीट की गलियों में हमने चुनी है, देखी है, चखी भी है और आपके साथ में शेयर भी कर रहे हैं। लाइफ में कैंसर हो रहा है, इम्यूनिटी डिप्रेस हो रही है, या फिर डायबिटीज़ हो गई है भैया, तो सबका रामबाण इलाज ये एक लौता फ्रूट है जिसको हम जैक फ्रूट कहते हैं, जो वेजिटेबल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और फ्रूट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इसमें क्या नहीं है? मैग्नीशियम है जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ओमेगा 3 है जो हमारे दिल की जो जानकारी रहती है, दिल में जो इन्फ्लेमेशन होते हैं या हार्ट का जो हेल्थ होता है उसको बरकरार रखता है, सूजन को कम करता है। इसके अंदर वो पोटेशियम है जो हमारे बॉडी के जो सोडियम रहते हैं उसको रेगुलेट करने में बहुत मददगार है, क्योंकि अगर सोडियम को रेगुलेट नहीं किया तो भैया बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, और इसी बीपी को नॉर्मल करने के लिए पोटेशियम आ जाता है इसी कटहल में। एंटीऑक्सीडेंट्स इतना ज़्यादा है कि हमको अगर कोई फ्रैक्चर होते हैं ना, उस चीज़ से भी हमको प्रिवेंट करता है। इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन C है, जो हमारी इम्यूनिटी के साथ साथ में जो हर दिन कुछ सेल्स हमारे बॉडी में डैमेज होते हैं ना, उसको ग्रो करने में मदद करता है। हमारे अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करता है।
सेरोटोनिन जो हार्मोन रहता है उसको भी रिलीज़ करता है ताकि हमें बहुत अच्छे से नींद आ जाए। इसके साथ साथ में इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, फाइबर भी है जो वेट कंट्रोल के साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बरकरार रखता है। इसके साथ साथ में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, उस ऑक्सीजन की कमी की भरपाई भी पूरी कर देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और क्या नहीं करता, ये हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक का एक ऑल राउंडर ट्रीटमेंट है जिसको डेफिनेटली हमारे खाने में ना हर दिन हमें इंक्लूड करना चाहिए। और अच्छी बात तो ये है कि टोटली वेजिटेरियन है, तो इसको आँख बंद करके हम खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। कभी खाने का मन कहाँ कर रहा है तो उसकी सब्जी बना लीजिए, अब इसको फ्राई करके खा सकते हैं। एज अ चिप्स के तौर पे भी इसको फ्राई करके खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा नमक मिर्ची डालिए और इसके साथ साथ में आप इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है, हम इस ईट सीट की गली में जब आए थे ना, तो हमने इस कुछ अलग ही रेसिपी इसकी यहाँ पे चखी है और वो रेसिपी का नाम है जैक फ्रूट शेक। कभी सुना है? अगर नहीं सुना है, नहीं चखा है, तो इसकी छोटी सी रेसिपी है जो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आपके घर में दूध तो हो गई जिसमें आलमंड मिल्क हो या कैश्यू मिल्क हो या फिर नारियल का दूध हो, कोई भी तरीके का एक वीगन मिल्क रहता है, उसको अच्छे से फ्रीज करके रखिए और उसी दूध को यूज़ कीजिए। अब ये जो जैक फ्रूट के जो सीडलेस फ्रूट रहते हैं उसको एक मिक्सर में लीजिए, उसमें ये फ्रोज़न मिल्क डालिए, उसमें थोड़ा सा शुगर डालिए आपकी ज़रूरत के अनुसार, और ये सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए और इतना स्मूथ कीजिए कि वो एकदम स्मूथी के जैसा दिखाई दे। भैया फिर क्या करने का है, ग्लास में निकालना है, जैक फ्रूट के छोटे छोटे पीसेस उसके ऊपर डालना है, गार्निश करना है और पी लेना है। भैया इतना बोलकर तो मेरी प्यास बढ़ गई है, तो मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए चली इस ईट सीट की गली में घूमते घूमते इस जूस का लुत्फ लेने के लिए। आप भी इस ठंडे ठंडे मौसम में थोड़ा सा ये ठंडा ठंडा जूस पी लीजिए और बने ही रहिएगा हमारे साथ। तुरंत वापस आइए क्योंकि लव शो की गली में बहुत सारी बातें करनी है। मैं हूँ आरजे अनुष्का, आप सुन रहे हैं गुलफाम की गलियों में ओनली ऑन रेडियो मंजरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। कर गया और इश्क का दिल में भर गया। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया। आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे। शुदाई मुझे कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे। शुदाई मुझे कर गया वे। अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई। ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो, मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई। ओ पहली ही तकनी में बन गई जान पे, नैना वैना उसके मेरे दिल पे छपे। अब जाऊं कहाँ पे, दिल रुका है वहाँ पे, जहाँ देख के मुझे वो आगे बढ़ गया है। और अब मैं तो मर गया वे। शुदाई मुझे कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे। शुदाई मुझे कर गया वे। मौसम के आजाद
आजाद परिंदे हाथों में हैं उसके, या वो बहारों सी है। सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है, पहली फुहारों सी है। मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है। मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है। जाने क्या क्या तो आँखों में मैं पढ़ गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए। शुदाई मुझे कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए। शुदाई मुझे कर गया ओए। कोई दिल बेकाबू कर गया, और इश्का दिल में भर गया। आँखों में वो लाखों गल्लां कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए। शुदाई मुझे कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए। शुदाई मुझे कर गया ओए। बस यही हाल होता है, उस रब को याद करते हैं और एक ही गीत गाते हैं। पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है, भैया जब प्यार होता है ना, तब शुरू हो जाता है कंफ्यूजन का दौर। और यही दौर में शुरू हो जाते हैं ही और शी लव्स मी और नॉट। और इस लव के चक्कर में न जाने कितने फूल बर्बाद हो जाते हैं भाई, पंखुड़ी तोड़ तोड़ कर। बट इससे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता पता है? इससे बड़ा कंफ्यूजन में क्वेश्चन पूछते हैं, भैया ये लव है या अटैचमेंट है? कर लो बात। अभी तक यही पता नहीं चल रहा है कि प्यार हुआ है या नहीं हुआ है। और लव शो की आज की इस खास गली में, खटास मिठास से भरी हुई इसी गली में हम आज पहुंचे हैं गुलफाम मियां को लेकर। क्या है ना, ये आज का दौर है, और आज के दौर को देखते हुए लगता है कि लव नहीं हो रहा है, कोई थर्ड डिग्री का टॉर्चर चल रहा है। क्योंकि हमने सिंगल और मिंगल का तो किस्सा सुना है, लेकिन ये सिंगल और मिंगल के बीच का जो आंसर है ना, वो आजकल की जनरेशन देती है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा तो हम आज इसी बात को लेकर इस गली में चर्चा करेंगे कि एक्चुअली में ये लव और अटैचमेंट होती क्या है। क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सबने पकड़ के रखा है कि लव और अटैचमेंट एक ही चीज़ होती है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन नहीं, जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे कंपैशन रहेगा, वहाँ केयर रहेगा, वहाँ पे फ्रीडम रहेगी कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो या कर सकती हो। और एक दूसरे को खुश रखने के लिए एक थोड़ी सी जो एफर्ट्स रहती है वो करेंगे। इसके साथ साथ में अगर कोई रिलेशनशिप बहुत लंबा चलता है, समझ लो 4 या 5 साल, लेकिन उसके बाद में भी किसी एक को लगता है कि आई नीड अ स्पेस या आई नीड अ ब्रेकअप, तो सामने वाला इंसान उस चीज़ को फोर्स नहीं करेगा, वो उसको लेट गो कर देगा कि भाई तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, भले ही उस खुशी में उसको खुद को ही पेन क्यों ना हो रहा हो। ये कहलाता है लव। लेकिन जो अटैचमेंट होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक पोजीशन रहती है कि मेरा है, मतलब यू आर माइन। और वो चीज़ें जो होती है ना कहीं इनसिक्योरिटी की वजह से या डर की वजह से कहीं ना कहीं पनपने लगती हैं। सीधे कहूँ तो किसी को पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, या फिर एकदम इतना टाइट पकड़ के रखना उस रिलेशनशिप को, फ्रीडम नहीं देना, स्पेस नहीं देना कि वो सांस ले या सफोकेट हो, उसको खुद को समझ में ना आए। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये अटैचमेंट दर्द के रूप में बदल जाता है। तो ये जो चीज़ें होती है अटैचमेंट में, जो चीज़ें होती है लव में, जब अटैचमेंट की बात हम करते हैं ना, एग्जैक्टली वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आ जाती है कि सामने वाला इंसान मुझे हमेशा हंसाते रहना चाहिए, मुझे कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा भी दुख नहीं मिलना। दैट इज़ नॉट लव। लव मतलब थोड़ी सी मेहनत, जिसमें हम एक दूसरे को एफर्ट्स डालें कि सामने वाला इंसान भी नॉर्मल रहे और वो रिलेशनशिप भी नॉर्मल में रहे। और हमारे गुलफाम मियाँ आज की इसी जनरेशन को देखकर बहुत ही खूब फरमाते हैं। कुछ फरमाएंगे क्या गुलफाम मियाँ? वाहियात। नहीं गुलफाम मियाँ, इतने भी बुरे नहीं हैं। जनरेशन आगे बढ़ती है, समय के साथ में कुछ नई चीजें आती है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो भैया इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं और वो बार बार उस फोन पर ये सुनाई दे रहा है कि आपने जिस नंबर पर अभी फोन किया है वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें, तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सेटिंग चल रही हो कहीं पे। अम्मा यार काम भी कर रहा था बंदा। एग्जैक्टली गुलफाम मियाँ, हम भी यही कहना चाहते हैं कि
ऐसी छोटी छोटी बातों में शक का पहाड़ खड़ा करने से अच्छा, किसी चीज़ को पकड़ के रखने से अच्छा है कि लेट गो यार, कुछ होगा तो वो अपने आप बता देगा। शेयर होगा जहाँ पे कंसर्न होता है, कंपैरिजन होता है ना, शेयरिंग वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमको क्लियर नहीं हो रही है, तो मेरी जो पर्सनल फेवरेट है कल हो ना हो, वो गाना ज़रूर सुन लेना और वो मूवी भी ज़रूर देख लेना। क्या पता वो लव और अटैचमेंट का जो रियल डेफिनेशन है वो आपको भी क्लियर हो जाए। ऐसी कई सारी फिल्में हैं, लेकिन एक फिल्म मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी जो आप फैमिली के साथ आराम से बैठ के देख सकते हैं। मैं हूँ आरजे अनुष्का और आप सुन रहे हैं रेडियो मंजरा 90.8 FM। गुलफाम की गलियों में की अगली गली में जो एक युवा हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, उस युवा मंडली के बहुत ही खास मेहमान हैं, उनसे भी रूबरू कराएंगे और उनकी जर्नी को भी हम सुनेंगे ताकि हम अपनी लाइफ में उनसे इंस्पायर होकर कुछ सक्सेस पा सकें। मैं हूँ यहीं पे, आप भी रहिए यहीं पे और सुनते रहिए रेडियो मंजरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। पैगाम लाया सावन दामन से बंध जाए दामन, रिमझिम खुशियों की बरसे हम पे बरखा, चंचल हवाएं बोली सजने दे तेरी डोली, डोली फिर डोले जैसे डोले चंदा, जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, नील गगन को बादल बन के छू जाऊं मैं, जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं। बरखा पवन ये बूंदे सबने उड़ा दी नींदें, जागी आंखों में मेरी जागा सपना, मेरा भी डोले हाले हाले ये बोले, बेगानी दुनिया में है तू ही अपना, जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, नील गगन के बादल तुझ में छुप जाऊं मैं, जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं। बरखा पवन ये बूंदे सबने उड़ा दी नींदें, जागी आंखों में मेरी जागा सपना, किनारे किसी पर्वत के साए में दिखता है एक आशियाँ, है जाने जब तक मैं रहूं तेरे दिल में ही, वही है मेरा आशियाँ, मासूम है बातें ऐसी फूलों पे हो शबनम जैसी, मैं खिल सा गया महक उठा जग सारा, जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, नील गगन के बादल तुझ में छुप जाऊं मैं, जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं। पैगाम लाया सावन दामन से बंध जाए दामन, रिमझिम खुशियों की बरसे हम पे बरखा, मनवा मेरा भी डोले हाले हाले ये बोले, बेगानी दुनिया में है तू ही अपना,
तन्हाई संग लाया, मदहोश है आज हम। मदहोशी अपना टूटे, दामन ये तेरा ना छूटे, है संग तेरा रंग तेरा मेरा क्या। जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, नील गगन को बादल बन के छू जाऊं मैं। जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, पैगाम लाया सावन दामन से, जागी आंखों में मेरी जागा सपना। जी करता है। आज की युवा मंडली पहुंच गई है गुलफाम की गलियों में और अच्छी सी सक्सेस स्टोरी आप सभी के सामने में पेश करने के लिए। जैसा अभी आपने सुना, पैगाम लाया। जब भी हम प्यार के बारे में बात करते हैं, या तो वो रिलेशनशिप में होती है या तो फिर अपने करियर चॉइस के लिए होती है। और आज की युवा मंडली में एक ऐसे ही शख्सियत की दस्तक हुई है आज हमारे स्टूडियो में, जिन्होंने बैचलर्स भी किया है, मास्टर्स भी किया है, उसके साथ में टीचिंग भी की है। लेकिन किस तरीके से उनका ये पूरा जर्नी ख़त्म होने के बाद एक आध्यात्मिकता के राह में उन्होंने अपनी एक राह चुन ली है। नहीं बाबा, कोई सन्यासी नहीं है हम सबके बीच में। हमारे बीच में जो युवा बैठे हैं उनका नाम है मिस्टर दत्तू। दत्तू, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मंजिरा के स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच अनुष्का जी। कैसा लग रहा है आपको आज के दिन में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी भी लग रही होगी। यस। दत्तू जी, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं ना, जिस तरीके से आपका इंट्रो सुने हैं कि आपने बैचलर्स, मास्टर्स, बीटेक सब कुछ कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ अलग ही एक करियर आपने चुना है। वो करियर भी हम बताएंगे आगे। मैं जानना चाहती हूँ पर्सनली, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, प्रोफेसर कर लिया, इस चीज़ की जर्नी कैसी थी आपकी? तो पहले अनुष्का जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लेनिंग माई स्टोरी। तो मैं बीटेक किया तो मैं थोड़ा కంఫర్టబుల్ ఇన్ తెలుగు, సో मैं తెలుగు में बात कर सकते हैं, ठीक है। అయితే చిన్ననాటి నుంచి మా అమ్మ యొక్క ఏమేంటి అంటే, మా నాన్న చాలా కష్టపడేటప్పుడు విషయం ఏంటి అంటే, మా కొడుకు కష్టపడొద్దు అంటే బాగా చాలా చదివించాలి వాడిని అని చెప్పేసి బాగా చదివించడానికి వాళ్ళు చాలా కష్టపడేవాళ్ళు. అయితే చిన్నగా ఉన్నప్పుడే చాలా పనులు చేసేసి చాలా డబ్బు వెనుకకు వేసి వచ్చేసి వాళ్ళు మాకు మంచిగా చదివించేవాళ్ళు. ఏ దాంట్లో కూడా లోడ్ చేసేది కాదు. తన కష్టం చూస్తుంటే నాకు కూడా చదవాలనే థాట్ వచ్చేది. 7th వరకు అసలు నేను ఏం చదవలేదు. 7th स्टैंडर्ड अब तो 7th कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं डल था। तो अप टू 7th स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं पढ़ा था। उसके बाद में बहुत दुखी हो रहा था मेरा మామనే, అంటే మా అమ్మ చాలా బాధపడేది. అయితే అయిపోయేసరికి ఇంకా అలా బాధపడుతున్న సమయంలో ఇంకా కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను చాలా మంచి మిత్రుని చేసుకున్నాను. అంటే मेरा दोस्त को बनाया ना, वो अच्छा दोस्त बनाया, पढ़ने वाले दोस्त को मैं बनाया, संगत अच्छी बनाई। बनने के बाद मेरा दोस्त के साथ करते हुए उससे मैं भी कैसे करना पूरा सीख लिए। कैसे पढ़ना, कैसे करना, पूरा वो डाउट्स आते भी उसको पूछना। वैसा मेरा स्टडीज इम्प्रूव करके 10th स्टैंडर्ड में 510 मार्क्स गेन किया था। उसके बाद 10th में 510 मार्क्स आया ना, तो उसके बाद मेरे को इंटर में फ्री सीट आ गया। मेरा मामा बहुत खुश हो गया, फ्री सीट आ गया। चलो फ्री सीट आ गए। सेंट एंथोनीज कॉलेज में भी MPC चूज़ कर लिया। MPC चूज़ करने के बाद उसमें भी तेलुगु मीडियम था, मैं बेसिक स्टैंडर्ड्स तेलुगु मीडियम है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था। उसमें बहुत मेहनत लगा, डिफ़िकल्ट हो गया पूरा। तो చాలా కష్టపడేవాడిని. రోజు మార్నింగ్ లేచి 4 గంటలకు చదివేది, బాగా చదివేది. మా ఫ్రెండ్ భరత్, మహేష్ అని వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు కూడా చాలా హెల్ప్ చేసేవారు అనమాట. వాళ్ళు కూడా అదే కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యారు నాతో పాటు. సో వాళ్ళు నేను అందరం కలిసి చదివేది. ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా బాగా అడిగేది అనమాట. సో అదేవిధంగా చదివి కష్టపడ్డాము. ఇంటర్లో కూడా చాలా మంచి మార్క్స్ గెయిన్ అయ్యాయి. సో బీటెక్లో కూడా ఫ్రీ సీట్ వచ్చేసింది. DVR కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాను. मेरा मम तो बहुत खुश है। वो तो अच्छी लाइफ में हो जाएगा, वो पढ़े तो अच्छे लाइफ में। तो बीटेक भी स्टार्ट किया इधर ही। तो बीटेक में भी मेरा संगत अच्छा है। इसमें इलेक्ट्रिकल चूज़ किया था मैंने, ट्रिपल। सो उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली मैं 80% गेन किया अच्छा पढ़ के। उसके बाद
मैं जॉब एक कैंपस इंटर में भी सिलेक्ट हो गया. होने के बाद जॉब भी आ गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. वो भी జాబ్ करते करते समय मैं ఎంటెక్ भी कर लिया. तो ఎంటెక్ చేసేటప్పుడు ఏమైంది అంటే అక్కడ జాబ్ చూసుకునేది, ఇక్కడ రోజు రాత్రి వచ్చి చదువుకునేది. చదువుకొని ఎంటెక్స్ అలా కంప్లీట్ చేశాను. చేసిన తర్వాత ఏంది అంటే హఠాత్తుగా ఏమైంది అంటే ఇక నేను జాబ్ చేస్తూ ఉండడంతో మా అమ్మాయి కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఇక మ్యారేజ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో మ్యారేజ్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో అలా చేసిన తర్వాత ఏమైంది అంటే ఇంకా అమ్మాయికి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడంతో నేను అక్కడ జాబ్ చూసుకోవాలి, ఇక్కడ అమ్మ హెల్త్ చూసుకోవడం అదే జరిపోయింది అనమాట. బ్యాలెన్స్ కర్నేకి బహుత్ ముష్కిల్ హువా తా. తో చూశాను, బాగా చూశాను, కంఫర్టబుల్గా లేదు. అయితే ఇంకా జాబ్ వదిలేసి ప్రొఫెషన్గా టీచింగ్ చేద్దామని చెప్పేసి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ప్రియదర్శిని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా జాయిన్ అయిపోయాను. అక్కడ పిల్లలకి చాలా టీచింగ్ అనేటువంటి స్టార్ట్ చేశాను. అప్పుడు నాకు కొద్దిగా కంఫర్ట్గా ఉండేది అనమాట, మమ్మీ హెల్త్ చూసుకోవడానికి, వాటిని చూసుకోవడానికి. సో అక్కడ చూసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఏమైంది అంటే కొన్ని రోజులకి తర్వాత ఏమైంది మెల్లమెల్లగా జర్నీ అనేటువంటిది ఈ విధంగా స్టార్ట్ అయిపోయింది. ప్రొఫెసర్ జర్నీ, పిల్లలతో బాగా అటాచ్మెంట్ అనేటువంటిది పెరిగిపోయింది. అప్పుడు అమ్మ ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగా చూసుకున్నాను. తర్వాత కొన్ని రోజులకి తను ఆరోగ్యం బాగాలేక శరీరం వదిలేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఇప్పటికైనా సరే పిల్లలు ఇంకా చాలా బాగా అటాచ్మెంట్ నాతో ఉన్నారు. तो अभी भी आपके स्टूडेंट्स आपको मिस करते हैं? वो प्रोफेशन तो आपने छोड़ दिया है. हाँ, वो तो मैंने प्रोफेसर का छोड़ दिया, मगर मेरे स्टूडेंट्स हैं ना बहुत मुझे मिस करते हैं. वो फ़ोन्स करते हैं, अभी कुछ सब्जेक्ट में डाउट्स है तो कॉल करके क्लैरिफाई कर लेते हैं वो. तो उसके लिए भी मैं भी एवर रेडी. चलो कभी भी पूछो, मैं देने का. बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ में? हाँ, कभी जाते हैं सब लोग मिलके टेम्पल वगैरह. अपन मेरे टेम्पल है इधर ही बाजू में, वो टेम्पल को भी आते वो. उधर भी फिर के अच्छे से उसको डाउट क्लैरिफाई करके लाइफ में क्या करना है, अच्छा करना है, वो भी सब बातें करते रहते हैं. सब्जेक्ट लेसन्स भी लेते हैं, लाइफ के लेसन्स भी बहुत भी लेते हैं, फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं. तो वो अटैचमेंट ऐसा हो गया स्टूडेंट्स के साथ. बहुत अच्छी बात है. जो मेन क्वेश्चन है, आपने प्रोफेसर छोड़ के पंडित गिरी अपनाई है, किस तरीके से कैसे हुआ? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं ना, पूरा जर्नी कंप्लीट होने के बाद में सडनली कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई पंडित भी बनेगा, लेकिन आप कैसे इस प्रोफेशन में आए? हाँ, ये तो मेरा ईश्वर का इच्छा है, मेरा नहीं. तो क्या है कि मुझे बचपन से है कि मैं कभी भी टेम्पल को गए तो मेरा मम्मा पापा बहुत मेहनत करते थे. అయితే వాళ్ళ కష్టాన్ని చూసి తట్టుకోలేకపోయేది. ఏ గుడికి వెళ్ళినా ఒకటే మొక్కేది ఏంది అంటే ఈ కష్టాలు ఎన్ని రోజులు, ఇంకా అసలు వాస్తవంగా జీవితం ఇదేనా అని ఎప్పుడు గాడ్ని ప్రేయర్ చేసేవాడిని అనమాట. ఎప్పుడైనా సరే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు టీవీలలో చూసేది ముక్తి మోక్షం వస్తే ఇంకా లైఫ్ ఉండదు అనేటువంటిది బాగా వినేది టీవీలలో. అయితే విన్న తర్వాత నేను శివునికి గుడిలో వెళ్ళి ఈశ్వరునికి ముందు నాకు ముక్తి మోక్షాన్ని ఇవ్వు, ఈ లైఫ్ వద్దు అని మొక్కేది. ఎప్పుడు టెంపుల్కి వెళ్ళినా అదే మొక్కేది, నాకు ముక్తి మోక్షమే కావాలి, మరి ఇంకేం వద్దు, నాకు ప్లీజ్ ఆ దారిలోకి తీసుకెళ్ళు అని చెప్పేసి. అయితే మొక్కిన తర్వాత ఇక లైఫ్ జర్నీ అనేటువంటి ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా అన్నీ అయిపోతూ వచ్చిన తర్వాత ఏంది అంటే సటన్ మూమెంట్లో మా ఇంటి పక్కన నితిన్ అని ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు. అయితే తన వల్లే నేను జాబ్ అంటే అప్పుడు తను నాకు చాలా మంచి స్నేహితుడు, నితిన్ కుమార్ అని. సో అతడు ఒకరోజు సడన్గా నాకు బ్రహ్మకుమారిస్ని పరిచయం చేశాడు అనమాట, అంటే ఓం శాంతి వాళ్ళని. అయితే జనరల్గా నాకు తెలుసు, అప్పటికి నేను పూజలు కూడా చేసేవాడిని. సో విషయం ఏంటి అంటే జీవన్ముక్తి కావాలంటే మనకు సన్యాస యోగము, రాజయోగము, హఠయోగం అని చాలా వేస్ ఉన్నాయి. కాకపోతే రాజయోగం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వే. అంటే అందులో నాకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండే. అంటే నేను ఇక్కడ సంసారం చేయాలి, ప్లస్ భగవంతునితోని యుక్తిగా ఉండాలి, అంటే నేను ముక్తి మోక్షం పొందాలి. దానికి సులువైన మార్గం ఏది అని ఆలోచిస్తున్న సందర్భంలో దేవుడు గాడ్ గిఫ్ట్ లాగా, ఇన్ని రోజులు నేను మొక్కినందుకేమో తెలియదు కానీ గాడ్ గిఫ్ట్ లాగా తనను పంపించాడు. నాకు ఇక్కడ ఈ ఎన్జిఓ ఉంది కదా బ్రహ్మకుమారిస్ వాళ్ళది. సో అక్కడ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం. సో దానివల్ల నేను కనెక్ట్ అయిపోయి ఈజీగా రాజయోగాన్ని నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో నేర్చుకున్న తర్వాత నేను ప్రొఫెషన్ వదిలేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే నాకు ముక్తి మోక్షం రావడానికి అక్కడ దారులు కనిపించాయి రాజయోగంలో. కనిపించడం ద్వారా ఏమైంది అంటే
నాకు ఆల్రెడీ ప్రొఫెషన్ ఏంటి అంటే నేను పూజారిని. సో ఏంది అంటే ఒకటి నేను భక్తులకు ఈజీగా ఈ ముక్తి మోక్షం మార్గాన్ని చెప్పొచ్చు. రెండవది చాలా కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మెయిన్గా గుళ్ళోకి రావడం, వాళ్ళ యొక్క ఆవేదన చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది వాళ్ళకు హ్యాబిచువల్. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదైనా మార్గదర్శనం ఈశ్వరుడు నా ద్వారా కల్పిస్తాడనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ మార్గాన్ని చూజ్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఒక మంచి ఫ్యూచర్ అంటే నాకు ఒక భాగ్యం జరుగుతుంది, అంటే నా యొక్క కర్మ చేంజ్ అవుతుంది. సో అదేవిధంగా ఏంటి అంటే నాకు తెలిసినంత మట్టుకు నేను నేర్చుకున్న దానిలో ఏంటి అంటే మనం వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనం వెంబడి వచ్చేది ధనం కాదు, భార్య కాదు, పిల్లలు కాదు, జస్ట్ మనం చేసుకున్న పాపపుణ్య కర్మ మాత్రమే. కాబట్టి అది తెలుసుకున్నాను, దాని దారిలోనే నడవాలనుకున్నాను. కాబట్టి ఏంటి అంటే ఎంతకైనా సరే ఒక మంచి కర్మ నేను చేయాలని చెప్పేసి ఈ రూట్ని చూజ్ చేసుకున్నాను అనమాట. చూజ్ చేసుకొని ఇతరులకు ఎంత అయితే అంతవరకు ఈ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి, అదేవిధంగా ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు ఈశ్వరుని దారిలో ముక్తిని మోక్షాన్ని ప్రసాదించే దారిలో ఇవ్వచ్చు, ఈజీ వే టు గివ్ అప్ అనేది. అందుకని ఈ ఫీల్డ్ని చూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. ఓకే ఓకే, मतलब हमको सुन के ये लगा कि देर इज़ अ लाइफ अबव मनी. तो आपने मनी का भी मैटर नहीं किया, लेकिन आपका जो दिल बोला आपने उस चीज़ को फॉलो किया. ये बहुत कम सुनने के लिए आता है दत्तू कि कोई मुक्ति और जीवन मुक्ति की बातें वो भी एक यंग एज में करे, बहुत बड़ी बात है. क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि जब बुढ़ापे में जाओगे तब आप मुक्ति जीवन मुक्ति मोक्ष की बात करना. बहुत अच्छा लगा, कुछ यूनिक लगा आपसे बात करके कि ऐसे भी थॉट्स आज के समय में रहते हैं. एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं हमारे यंगस्टर्स को, आज के लोगों को? यस. तो अभी मनी तो नो मैटर, कैसे भी आपका कर्म आपको मनी के रूप में दे सकते. मीन्स आप अच्छा कर्म करें तो ईश्वर ने किसी के रूट में आपको చింత యుక్త బనేదేగా. మీన్స్ ఆప్కు లోడ్ అంటే ఏ విషయంలో కూడా లోడ్ చేయడు ఈశ్వరుడు. కాబట్టి ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టొద్దు, సత్యాన్ని విడిచిపెట్టొద్దు. మెయిన్గా వాటిని విడిచే మనం మనీని గెయిన్ చేస్తున్నాం. సో వాటిని వదలకుండా ధర్మ మార్గంలో, సత్య మార్గంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఓపికతో తట్టుకొని ప్రయాణిస్తాడో వాళ్ళకి ఈశ్వరుని యొక్క సహాయం, ఆ భగవంతుని యొక్క సహాయం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అదేవిధంగా మీ అమ్మ వాళ్ళు చెప్పారనో ఎవరో చెప్పారో అని చెప్పేసి మీ మదిలో ఉన్నదాన్ని మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాన్ని వదలొద్దు. జస్ట్ అంటే గో ఆన్ దట్ పాత్. కాకపోతే తప్పప్పులు తెలుసుకొని దాన్ని ఎంతవరకు సాధించగలను అనేటువంటి తప్పప్పులు తెలుసుకొని మూవ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. దానికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ సలహాలు తీసుకొని మూవ్ అయితే బాగుంటుంది. కాబట్టి విషయం ఏంటి అంటే దిల్ కా బాత్ సునో, అంటే మీ మనసు చెప్పింది వినండి. కాకపోతే ధర్మం సత్యాన్ని మరవకండి. ఆ రూట్లో వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది. ఆ మెసేజ్ నేను ఇవ్వాలనుకున్నాను అంతే. डेफिनेटली हम आपकी ये सलाह को लेंगे भी, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो आपके लिए बहुत ज़ोरदार क्लैप करना चाहती है इतने अच्छे डिसीजन के लिए और हमारे साथ में ये सब बातें शेयर करने के लिए भी. दत्तू बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में आज के दिन में जुड़ने के लिए और अपने कुछ लाइफ की जितनी भी जर्नी था हम सबके साथ में शेयर करने के लिए. ये बात तो हमें पता चल गई कि हमारे सामने भी ऐसा यंगिस्तान बैठा हुआ है जो मॉडर्न थॉट्स रखता है. आज के ज़माने में सन्यासी भी कहलाता है, लेकिन वो घर को भी बैलेंस रखना है जितनी अपनी वो पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखता है. यही तो हमें अपनी ज़िंदगी में करना है. हम आगे बढ़े उससे पहले पूछना चाहते हैं आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है जो हम सभी मिलके सुन सकते हैं? కొత్త బంగారు లోకంలో నుండి నీ ప్రశ్నలు నువ్వే అనే సాంగ్ బాగుంటుంది. ओके, तो हम आपकी पसंद का गाना आज सभी को सुनाएंगे. आप बने रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा. నీ ప్రశ్నలు నీవి ఎవ్వరో బదులెవ్వరుగా, నీ చిక్కులు నీవి ఎవ్వరూ విడిపించరుగా. ఏ గాలో నిన్ను తరుముతుంటే అల్లరిగా, ఆగాలో లేదు తెలియదంటే చెల్లదుగా. 10 నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా అప్పుడో ఇప్పుడో తననే కలను అంటుందా. ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా గుడికో జడకో సాగనంపక ఉంటుందా. బతుకంటే బడి చదువా అనుకుంటే అతి సులువా, పొరపడినా పడినా జాలి పడదే కాలం మనలాగా. ఒక నిమిషం కూడా
ఆగిపోదే నువ్వు వచ్చేదాకా. అలలుండని కడలేదని అడిగేందుకే తెలివుందా, కలలుండని కనులేవని నిత్యము నిదరోమంద, గతముందని గమనించని నడిరేయికి రేపుంద, గతితో చని గమనానికి గమ్యం అంటూ ఉందా. వలపేదో వల వేస్తుంది, వయసేమో అటు తోస్తుంది, గెలుపంటే ఏదో ఇంతవరకు వివరించే రుజువేముంది. సుడిలో పడు ప్రతినావా చెబుతున్నది వినలేవా. పొరబాటున చేయి జారిన తరుణం తిరిగొస్తుందా, ప్రతి పూటొక పుటగా తన పాఠం వివరిస్తుందా. మన కోసమే తనలో తను రగిలే రవి తపనంత, కనుమూసిన తరువాతనే పెను చీకటి చెబుతుందా. కడతేరని పయనాలెన్ని, పడదోసిన ప్రణయాలెన్ని, అని తిరగే ఛాయా చరిత పుటలు, వెను చూడక ఉరికే కథలు, తమ ముందు తరాలకు స్మృతుల చితులు అందించాలా ప్రేమికులు. ఇది కాదే విధిరాత, అనుకోదేం ఎదురీత. 10 నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా, అప్పుడో ఇప్పుడు తనని కలను అంటుందా. ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా, గుడికో జడకో సాగనంపక. ये लो जी, आ गई मैं फिर से आपके अपने पसंदीदा शो गुलफाम की गलियों में। वेल, टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का, लेकिन मैं निकलूँ उससे पहले एक बात बताओ, ये जो गुलफाम की गलियाँ है ना, ये पूरी की पूरी ज़िंदगी की कहानी बयां करती है, और ज़िंदगी की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, होप। तो होप से मुझे एक चीज़ याद आई। मैंने जो आपसे एक प्रश्न पूछा था कि ऐसी कौन सी सोने की चीज़ है जो सुनार की दुकान पे बिल्कुल भी मिलती नहीं है, तो उसका आंसर है चारपाई। जी हाँ, जो सोने के लिए होती है लेकिन वो सुनार की दुकान में बिल्कुल भी नहीं मिलती। लेकिन जब भी हम होप के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, सोने के लिए तो चारपाई मिल जाएगी, लेकिन जब ज़िंदगी चलाने की बात आती है तब होप की बात आती है। और होप सम डे सम हाउ इन सम वे हमें ऐसी जगह पे पहुंचा ही देता है जहां पे हम अपनी उम्मीद को लेकर चलते हैं, क्योंकि पतझड़ के बाद में फूल खिलते हैं और तूफ़ान के बाद में खामोशी आ जाती है। अंधेरे में उजाले की जो तड़प रहती है ना, वो अपने आप निखर के आ जाती है। इसलिए कभी भी हारना नहीं, और अगर हार भी मानते हैं तो हमेशा याद रखना, अंदर में अगर थोड़ी सी उम्मीद बाकी रहती है ना, तो उम्मीद धीरे से आपके कान में गुनगुनाती है, एक और बार ट्राई कर ले यार, क्या पता ज़िंदगी बन जाए। होप टू मीट यू सून टुमारो वीकेंड के धमाकेदार सेशन में। कल फिर से इस वीकेंड को धमाकेदार बनाने के लिए मैं हूँ आरजे निष्का। स्टे काम एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। हर शो के अंत में आपको ज़िंदगी से रिलेटेड एक गाना हर दिन सुनाऊंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ में और सुनते रहिएगा रेडियो मंजिरा के कई ऐसे शोज, क्योंकि हमारा रेडियो मंजिरा कहता है हर पल है खुशियों भरा।
जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा।